चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, किसने देखा, किसने खोजा, किसने नाम दिया, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में से किस नाम से जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल में किस नाम से जानते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पाया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपने सभी यार दोस्त मित्रों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो कक्षा 11वीं के छात्र हैं, तो उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि संदीपनी क्लासेस प्रतिबद्ध है आपको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, और ऐसी शिक्षा जो आपके करियर को एक नई दिशा देने की पूरी तरीके से प्रयासरत रहेगी। और ऐसी क्लास होगी जो कंपटीशन क्लास में, आप किसी भी कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं जो टारगेट हम करते हैं, और हमारा ये पूरा का पूरा सेशन एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इसीलिए प्रश्न बाहर जाने की संभावना तो रहती नहीं है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो गुणसूत्र की हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही किसने खोजा, किसने देखा, क्या नाम किसने दिया, इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो गुणसूत्र हैं इनको अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये कहां मिलता है, तो ये केंद्रक के अंदर मिलता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है, ये कंडेंस्ड होता है, अत्यधिक संघनित होता है। ठीक है, और इसे क्रोमेटिन जाल के रूप में ये मिलता है। तो देखिए, केंद्रक के अंदर मिलता है क्रोमेटिन के फॉर्म में। ठीक है, क्रोमेटिन जाल के रूप में मिलता है। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ये कंडीशन होती है। अगर मैं देखूं, ये क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं जिसमें कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बीजीए कहते हैं, इनके अंदर हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो क्वेश्चन आपके लिए तैयार। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम कहां मिलता है, आपका आंसर आएगा केंद्रक के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसे क्रोमेटिन के रूप में। वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है इसे किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर आएगा न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। कहां मिलता है, तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये कहां मिलता है, तो आपका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में मिलता है। कहां मिलता है, कोशिका द्रव्य में मिलता है। अच्छा, ये काम क्या करता है, तो जो क्रोमोसोम होता है इसका मेन काम क्या है, ये देखिए, आनुवांशिक जानकारी जो कि डीएनए पर मौजूद है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं क्रोमोसोम। अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, माता पिता से या जनक से संतति में जो लक्षण जाते हैं उनको ले जाने का काम कौन करते हैं, क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं, और डीएनए का ही सेगमेंट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है जीन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखें, आनुवांशिकता का इन्हें वाहन कहा जाता है, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। अच्छा, जीन कहां मिलते हैं, तो आपका आंसर आएगा गुणसूत्रों पर, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीन कहां मिलते हैं, क्रोमोसोम पर मिलते हैं, लीनियर फॉर्म में मिलते हैं, रेखीय क्रम में ये स्थित होते हैं जीन। अब एक बात देखिए, यूकैरियोटिक सेल की जो अपन ने अभी चर्चा की थी, तो इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो डीएनए है, ये जो गुणसूत्र है, ये केंद्रक के अंदर मिलता है। वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर
क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में रहता है और उसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। अब जो क्रोमोसोम की संख्या है, क्रोमोसोम की अगर मैं संख्या की बात करूं, नंबर, तो अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होगी, क्रोमोसोम की संख्या। अब हमारे अंदर, जैसे मैं मनुष्य की बात करूं तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हैं। एक तो होती हैं दैहिक कोशिका और सोमेटिक सेल, और एक होती हैं जर्म कोशिका या जनन कोशिका कहते हैं, जर्म कोशिका। ठीक है, ये जो दैहिक कोशिकाएं हैं ये द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, जबकि जो जर्म सेल बनती हैं ये हैप्लॉइड होती हैं। तो जर्म सेल के लिए अपन टर्म लगाते हैं n, या फिर कई जगह दर्शाते हैं x से, और दैहिक सेल के लिए लगाते हैं 2n या फिर लगाते हैं 2x। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं मैं मनुष्य का उदाहरण ले लूं, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर होती है 46, या फिर 2x लिख दूं, बात एक ही है। तो n बराबर कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा 23, अर्थात x बराबर 23। तो x भी लिख सकते हैं अपन, या n बराबर दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे। अब इन क्रोमोसोम को ट्रेडिस्केंसिया जो प्लांट है, इसकी जो पराग मात्र कोशिकाएं हैं, पोलन मदर सेल, इनमें गुणसूत्रों को देखने का काम हॉफमिस्टर ने इन्हें देखा था। वहीं पर जो स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने गुणसूत्र की संरचना और सेल डिवीजन में उसकी भूमिका का वर्णन किया था। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है, इसको, इसकी खोज का श्रेय वोल्डेयर को जाता है, और क्रोमोसोम शब्द देने वाले भी वोल्डेयर ही थे। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम रंग जाते हैं, तो इसीलिए इन संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया था वोल्डेयर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्डेयर के द्वारा नाम दिया गया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपन चलते हैं आगे। आगे देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, तो देखिए इसके दो पार्ट करते हैं, एक हो गया क्रोमा और एक हो गया सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सोमा का मतलब होता है शरीर या बॉडी। ठीक है, तो कलर किसका लेते हैं ये, तो एक डाई है एसीटोकार्मीन, जो कि एल्काइन कंडीशन की है, क्षारीय होती है, बेसिक नेचर की है, इसके द्वारा ये रंगीन हो जाते हैं, इसीलिए तो इनको गुणसूत्र कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए, मेन पार्ट इस क्रोमोसोम का रहेगा आपका डीएनए। डीएनए क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। अब मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक है, अब वो 2.2 मीटर लंबा डीएनए, जैसे मैं सपोज करूं ये कोई कोशिका है, तो ये तो हो गई कोशिका, और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम किसके बने हैं, तो आपका आंसर आएगा डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, इसमें थोड़ी सी 1% मात्रा इसमें आरएनए की भी होती है। ठीक है, क्रोमोसोम में। अब आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में क्या क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, प्रोटीन के, आरएनए के, अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अगर वो आरएनए आपको नहीं दे और उसमें केवल ऑप्शन में डीएनए और प्रोटीन ही पूछा जा रहा है, तो आप आंसर डीएनए और प्रोटीन भी करके आएंगे, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो डीएनए था, अब ये जो डीएनए है ये 2.2 मीटर लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है। अब छोटी सी कोशिका, और कोशिका के अंदर भी केंद्रक, तो उसमें आ कैसे जाता है, तो इसे समझाने के लिए वुडकुक नाम के साइंटिस्ट थे, वुडकुक और आउडेट, इन दोनों के द्वारा एक मॉडल दिया गया। इस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल के आधार पर उन्होंने समझाया कि ये डीएनए आखिर में ऐसे पैक कैसे हो जाता है, इसको समझाया इन्होंने।
ठीक है, तो इन्होंने दिया था न्यूक्लियोसोम मॉडल, और इस न्यूक्लियोसोम में एक तो डीएनए होता है और एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। ये जो ग्रीन कलर का गोला बना हुआ है ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु हैं। कितने अणु हैं? 8। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ये जो संरचना आपको दिख रही है ये डीएनए, सॉरी ये आपका, हाँ, डीएनए है, और ये डीएनए इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए चक्कर लगाता है इसमें 146 न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं, न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं। और इसमें एक होता है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए उसमें 54 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। तो टोटल अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 220 पेयर का ये जो डीएनए है वो मिलता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो मुझे ये आपको बताना था और आप इसको याद रखें। अब बात आती है कि ये जो आप इसको लिख लें और मैं इसको हटाता हूं, फिर आगे चलते हैं। अपन इधर देखें, जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? तो आपका आंसर आएगा ये क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। क्वेश्चन आता है यहां से, आप इसको अंडरलाइन कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति, नेचर कैसी है? तो ये एल्केलाइन होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अगर इसके प्रकार पूछे जाएं तो आपको याद रखना है H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये 5 प्रकार की हैं, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और याद रखनी है, H2A मैं यहां लिखता हूं, H2A, H2B, H3 और H4, इन चारों के 2 अणु भाग लेते हैं। और क्योंकि ये 4 हैं और 2 इधर से, तो 4 इस, जैसे H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, तो टोटल मॉलिक्यूल हुए 8। और ये 8 मिलकर बनाते हैं स्टोन का अष्टक या ऑक्टामर। ठीक है, अब ये जो H1 प्रोटीन बची, इसका काम क्या है? तो आप कहेंगे ये लिंकर डीएनए, मतलब ये जो डीएनए है इसके दोनों सिरों को बाइंड करने का काम करती है H1 प्रोटीन। तो हिस्टोन ऑक्टामर में H1 प्रोटीन इंक्लूड नहीं होती है, आपको ये चीज याद रखनी है। हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 4 प्रोटीन और इनके 2-2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्षारीय नेचर की होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आपसे पूछा जा सकता है। हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे? तो आपका आंसर आएगा लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ये 2 अमीनो एसिड हैं, इनकी वजह से इसकी नेचर कैसी हो जाती है? बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है? जो लाइसिन है ये मिलता है H1 में, H2A में और H2B में, जबकि जो आर्जिनिन है ये मिलता है आपका H3 में और H4 में। ठीक है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अब यहां पर देखिए, हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो यहां तो आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलेगा, फालतू की बकवास तो यहां नहीं मिलेगी। यहां केवल आपको टू द पॉइंट बातें की जाएंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बस वीडियो आपको शिद्दत के साथ और बिल्कुल अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। ठीक है, और आपको पता है अधूरा ज्ञान बड़ा घातक सिद्ध होता है, और हमारा मेन फोकस है कि हमें कैसे भी एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे भी अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। तो आपको शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर कुछ और टर्म है जैसे कि सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड क्या होता है? तो देखिए, ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी सुपर कॉइलिंग हो जाती है।
न्यूक्लियोसोम जब आपस में मिलते हैं तो बनाता है सोलेनोइड। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है? देखिए ये वही तो क्रोमोसोम है जो धागे जैसा दिखता है इंटरफेज स्टेज में। इंटरफेज में ये धागे के रूप में दिखाई देते हैं और एनाफेज में यही क्रोमेटिड, ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमेटिड में बदल जाते हैं और यही फिर आगे चल के क्रोमोसोम कहलाते हैं। एनाफेज स्टेज में ये क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र है ये क्या हुआ? तो देखिए सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमेटिन है इसका कंडेंस्ड फॉर्म ही तो होता है। तो ये जो क्रोमेटिन है जो कि हमें इंटरफेज में दिखता है धागे जैसा क्रोमेटिन, और एनाफेज में, मेटाफेज और एनाफेज में ये दिखता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्योंकि ये कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। मेटाफेज गुणसूत्र की संरचना देखिए। अब ये मेटाफेज क्या है तो आपको पता है, मेटाफेज स्टेज, ये जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान एक अवस्था आती है जिसको हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं, मेटाफेज। इस अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं या मध्य पट पर आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मेटाफेज रखा गया। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, देखिए क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोमियर होता है जो कि प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाता है। पेलिकल, बाहरी सुरक्षात्मक आवरण जो क्रोमोसोम के बाहर पाया जाता है। और मैट्रिक्स, ये जेली जैसा पदार्थ है जो पेलिकल के अंदर की ओर भरा रहता है। तो देखिए इधर ये जो क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में देखिए वन क्रोमोसोम जो संरचना है, इसके जो सिरे हैं, ये वाले सिरे, इनको टीलोमियर कहते हैं। अब जो सेंट्रोमियर जो लिखा आपको मिल रहा है, तो ये एक्चुअल में जो सेंट्रोमियर है वो क्या है? देखिए इधर ये जो डीएनए है, ये डीएनए एक क्रोमोसोम के अंदर मिलने वाला जो डीएनए है, जो क्वाइल्ड हो गया है, इस तरीके से क्वाइल्ड, ये आपका क्या बनाएगा? ये क्रोमोमियर है जो कि आगे चल के क्रोमेटिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें एक डीएनए पाया जाता है इस तरीके से। ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, वो मैं यही बना रहा हूं। ठीक है, जहां पर ये कंडेंस्ड नहीं होता है, कॉइलिंग नहीं करता है, वहां पर बनता है इसमें सेंट्रोमियर जो लिखा है ना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहां पर कॉइलिंग नहीं हो रही है, इसीलिए इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है, आगे जो जो कॉइलिंग करता है इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है इसकी दो आर्म बन गई, एक इधर आर्म बन गई, एक इधर आर्म बन गई। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। कभी कुछ गुणसूत्र, कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है, तो यहां पर ये कंडेंस्ड तो होता है लेकिन कम होता है। तो इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम में ये देखिए, एक संकीर्णन तो ये हो गया प्राथमिक, और एक ये बन गया, इसे कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम है। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये डीएनए ही तो है। क्या है ये डीएनए है। ठीक है, जो कि कैसा है? पैक हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल में हमने इसे आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से ये पैक हुआ, इसने कॉइलिंग कर ली है। यहां पर इसमें कॉइलिंग नहीं है, तो ये कहलाता है इसका प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है, यहां पर इसमें कॉइलिंग है लेकिन बहुत कम है, तो इसको कहते हैं हम द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन। अच्छा, ये द्वितीयक संकीर्णन है, ये हर क्रोमोसोम में नहीं मिलता है, ये कुछ ही क्रोमोसोम में मिलता है। इनकी संख्या भी हम आपको भी बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए क्रोमोसोम, और ये मेटाफेज में हमें दिख जाता है। ठीक है, प्राइमरी जो संकीर्णन है, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी तो इसमें ये सेंट्रोमियर जो बना, ये सेंट्रोमियर, इस पर दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में। आगे देखिए सेंट्रोमियर क्या है और ये कैसे बना, तो हम इसके बारे में अब थोड़ा सा देख लें। गुणसूत्र का वह संकीर्ण भाग, क्रोमोसोम का वह सकरा भाग जहां दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं, इस पर काइनेटोकोर नामक प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है। मैं इधर ऐसे डायग्राम बना देता हूं। देखो, ये क्रोमोसोम की एक आर्म है, ये क्रोमोसोम की दूसरी आर्म है। ये दोनों आर्म यहां पर जो इसके अंदर जो क्रोमोनिमेटा है,
तो यहां पर एक, क्योंकि यहां पर कॉइलिंग नहीं पाई जाती है तो एक संरचना बन जाती है, इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। इस प्राथमिक संकीर्णन में दो डिस्क पाई जाती हैं प्रोटीन से बनी, इनको कहते हैं काइनेटोकोर, इनको कहते हैं काइनेटोकोर। और ये हैं दोनों आर्म, तो ये तो आर्म है, ये भी आर्म है। ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्राथमिक संकीर्णन है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, इसे हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पर ये दो जो डिस्क पाई जाती हैं प्रोटीन से बनी होती हैं, इनको अपन कह रहे हैं काइनेटोकोर। इनको अपन क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। काम क्या करती हैं, तो काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ेगा। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां इस पर चर्चा भी कर लेंगे। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु काइनेटोकोर से ही तो जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। देखिए इधर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपको संरचना दिख रही हैं ये वाली, ये आपके काइनेटोकोर हैं। और इधर से आपको इस तरीके से जो संरचनाएं दिख रही हैं, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पीले रंग की आपको दिख रही हैं, ये आपके हैं काइनेटोकोर। यहां पर ये जो संकीर्णन मिलता है इसे प्राइमरी, है ना, संकीर्णन कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं इस वाले भाग को, इसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो आप इसको याद रखें। आगे देखिए, द्वितीयक संकीर्णन और एनओआर, एनओआर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी इसे कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। द्वितीयक संकीर्णन, तो देखिए कुछ गुणसूत्रों पर, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक गुणसूत्र पर यह कंडीशन नहीं होती है, तो कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और संकीर्णन होता है जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकीर्णन के नाम से अपन जानते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, प्राथमिक संकीर्णन पर कंडेंस जो कॉइलिंग है वो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन द्वितीयक संकीर्णन पर हल्की सी कॉइलिंग पाई जाती है। इसे हम एनओआर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। यह क्षेत्र कोशिका विभाजन के अंत में न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है, केंद्रिका का निर्माण करता है एनओआर, ठीक है। अब ये द्वितीयक जो संकीर्णन बना, इससे जो आगे का भाग है उसे अपन सैटेलाइट कहते हैं। तो गुणसूत्र संख्या 13, 14, 15, 21 और 22 में ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सैटेलाइट या फिर सेट डीएनए, तो देखिए द्वितीयक संकीर्णन के आगे का छोटा गोल भाग सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। ऐसे गुणसूत्रों को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और सेट का अर्थ है साइने एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको, बिना थाइमो, ठीक है, साइने एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको, ठीक है, SAT अगर पूरा नाम पूछ ले तो आप इसको याद रखना, SAT। देखो ये क्रोमोसोम की आर्म है, तो इसमें देखिए ये आपका जो डीएनए है वही है जो क्रोमोमियर बनाता है, आगे चल के वो क्रोमोनिमेटा में बदलता है ना, क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमा और क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इस तरीके से बना। तो यहां पर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। इससे आगे का ये जो भाग है ये सैटेलाइट का काम करता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसे हम एनओआर कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। डीएनए, ये क्रोमोसोम का सिरे जो होते हैं इनको हम टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। और ये आपको क्रोमोसोम की आर्म दिख रही है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र की संरचना है, इसका ये डायग्राम है, ठीक है। आपको ये इस तरीके से याद रखना है। अब एक बात और पढ़ेंगे अपन कि ये जो प्राथमिक संकीर्णन है इसके आधार पर ये कहां मौजूद होगा, तो एनाफेज स्टेज में। ये क्योंकि ये क्रोमोसोम जो दिख रहा है वो मेटाफेज का है, तो एनाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके का दिखता है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए गुणसूत्रों के अंतिम सिरों को अपन टीलोमियर कहते हैं। ये गुणसूत्रों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से, टीलोमियर का कार्य क्या है, तो ये स्टेबिलिटी देता है और
क्रोमोसोम को आपस में चिपकने से भी रोकता है। इसमें ग्वानिन डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसी का एक भाग है ग्वानिन की प्रचुरता होती है। टीलोमरेज एंजाइम इनकी लंबाई बनाए रखता है जो कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होता है। ठीक है, आगे चले। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन अगर हमें देखूं तो यहां पर देखिए घटक कंपोनेंट, कलर नहीं दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है जैसे कि डीएनए, कलर ब्लैक कर ले, डीएनए। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसका कार्य क्या है, तो ये आनुवांशिक सूचनाओं का संचयन करता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने का कार्य करता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए लगभग 40% होता है। अब बात आती है दूसरा घटक, दूसरा कंपोनेंट है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन ये अप्रोक्सीमेट 50% होती है और ये डीएनए की पैकेजिंग कराती है। ये डीएनए की क्या कराएगी, पैकेजिंग कराती है। आपको मैंने बताया था इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप कहेंगे क्षारीय होती है। इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है इसमें। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये मात्रा में वैसे कम होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये एंजाइम और संरचनात्मक ढांचा बनाती है, उच्च लेवल पर ये पैकेजिंग के काम आती है। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम में आरएनए भी पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 1%। ये क्या करता है, ये अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में सहायक होता है। तो गुणसूत्र का अगर मैं रासायनिक संगठन की चर्चा करूं तो गुणसूत्र में किस किस से ये गुणसूत्र बना होता है, तो आपका आंसर आएगा कि सर क्रोमोसोम में मुख्य रूप से एक तो डीएनए होता है, प्लस प्रोटीन होती है, प्लस आरएनए होता है, इसी से बना है ये। अगर वो थोड़ा सा और डीपली जाए तो पूछेगा कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो आपके आंसर आएंगे दो, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रकृति की होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लें। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। तो वहीं पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे, तो आप इसको कमेंट करके बताएं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय है, तो इसमें जो अमीनो एसिड हैं वो कौन कौन से होंगे, और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी प्रकृति क्षारीय है, तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें लाइसिन और आर्जिनिन होता है। इसी प्रकार नॉन हिस्टोन प्रोटीन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की मात्रा इसमें पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की मात्रा इसमें पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए। हिस्टोन प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो 5 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H3 और H4 के दो दो अणु काम आते हैं और ये आपस में मिलकर हिस्टोन का ऑक्टामर या अष्टक बनाते हैं। H1 प्रोटीन क्या करती है, तो लिंकर जो डीएनए है इसको ये पकड़ के रखती है, डीएनए के दोनों सिरों को पकड़ने का काम ये करती है। ठीक है, आगे देखिए। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दो टर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इनका मतलब क्या है, तो देखिए ये जो केंद्रक है और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में दो कंडीशन है, क्रोमेटिन का वह भाग जो गहरा रंग जाता है, जो ज्यादा कलर को लेता है, उसको क्या कहते हैं, और जो कम रंगता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसी के लिए दो शब्द दिए गए, हेटेरो
और यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन होता है ये हल्का रंग लेता है, मतलब ये लाइट कलर के होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो पैकेजिंग हुई है वो लूजली पैकेजिंग हुई है और इसीलिए ये आनुवांशिक रूप से कैसा होता है, एक्टिव होता है। वहीं पर जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ये डार्क कलर के हो जाते हैं, इनकी डेंस पैकेजिंग होती है, इसीलिए ये जेनेटिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं ये केंद्रक का एक डायग्राम बनाऊं, मैं ये बीच बीच में आपने देखा पोर छोड़ रहा हूं, इन्हें न्यूक्लियो पोर कहते हैं। इसके अंदर ये इस तरीके से ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन पदार्थ है, इस तरीके से रहता है। तो ये कई जगह पर ऐसे मोटा डेंस दिखता है, कई जगह पर ये पतला दिखता है। तो जो मोटा वाला भाग दिख रहा है इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो पतला वाला भाग दिख रहा है इसे कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है क्योंकि लूजली पैकेजिंग होती है, हेटेरोक्रोमेटिन डेंस पैकेजिंग वाला होता है, इसीलिए ये इनएक्टिव होता है। यहां से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब अपन टाइप की बात करें, एनाफेज स्टेज में, एनाफेज स्टेज में जो गुणसूत्र हैं ये हमें 4 प्रकार के दिखते हैं। कितने प्रकार के दिखते हैं? तो आपका आंसर आएगा 4 प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? तो इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन देखी जाएगी। सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है? अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है और दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, जैसे पी आर्म जो और क्यू आर्म, ऐसे इनकी दोनों आर्म को मान लेते हैं। जब ये बीच में होता है तो देखिए मेटा मतलब बीच के लिए है, तो ये मेटासेंट्रिक होगा। अगर बीच से थोड़ा सा खिसक जाता है ये इस तरह ऊपर की तरफ, तो इसे सबमेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर ये एक सिरे पर पाया जाता है तो एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, एक भुजा बहुत छोटी हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जब ये बिल्कुल सिरे पर होता है सेंट्रोमियर, तो हम इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और ये जो टीलोसेंट्रिक टाइप है ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर मैं इस ऐसे देखूं कि ये सेंट्रोमियर एक तरफ आ गया और ये आर्म बहुत बड़ी हो गई, तो ये ऐसा दिखता है अंग्रेजी के आई अक्षर के जैसा, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक वाली जो कंडीशन है इसमें जैसे एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, ये सेंट्रोमियर एक भुजा छोटी सी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी का जे अक्षर बन गया हो। सबमेटासेंट्रिक, एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, ये सेंट्रोमियर है, एक भुजा छोटी हो जाती है, अंग्रेजी के एल जैसा दिखता है, ठीक है। और मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जैसे मैं यहां पर दिखाऊं तो एक ये सेंट्रोमियर, एक भुजा ऐसे बड़ी, दूसरी भुजा भी ऐसे होती है, ऐसा दिखता है जैसे अंग्रेजी का वी वाला जो डिजिट अक्षर होता है उस तरीके का ये दिखता है। तो गुणसूत्रों के प्रकार, एनाफेज स्टेज में 4 प्रकार के क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर बन सकते हैं। अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा खिसक गया है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर पहुंच रहा है तो एक भुजा बहुत बड़ी एक बहुत छोटी हो जाती है, तब हम कहते हैं इसे एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये एक सिरे पर ही पहुंच गया है जिससे क्रोमोसोम में केवल एक ही आर्म पाई जाती है, तब ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। और ये जो टीलोसेंट्रिक पोजीशन है ये ह्यूमन में नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब ये आपने गुणसूत्रों के प्रकार देखे। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके दिमाग में अगर ये डायग्राम भी मौजूद है तो अब भी आपका काम चल जाएगा इससे। देखिए मेटासेंट्रिक पोजीशन में क्या होगा, मेटासेंट्रिक पोजीशन में जो सेंट्रोमियर है ये बीच में होगा, मध्य में स्थित होता है। दोनों भुजाएं, जैसे एक भुजा को पी कह रहे हैं, को क्यू कह रहे हैं, ये बराबर लंबाई की हो जाती हैं। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में यह वी आकार का दिखाई देता है, एनाफेज स्टेज में ये वी आकार का दिखाई देता है। तो जैसे ये एनाफेज स्टेज में अगर बनाऊं तो यहां पर देखिए जो क्रोमोसोम में इनका बंटवारा हो गया था और ये इस तरीके से डिवाइड हो गए चले ध्रुव इस तरीके से। तो आप देखिए ये स्पिंडल फाइबर है, इस तरीके से जुड़ा रहा है, ठीक है। तो आप इधर ला गया था तो मेरे बन दिया, ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियो से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर बना इसमें से डिवाइड होकर। तो इस तरीके से ये एनाफेज का ही तो डायग्राम है, तो ये वी शेप का दिखाई देता है इधर।
आगे देखें दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तो सेंट्रोमियर केंद्र से थोड़ा सा एक तरफ खिसक जाता है। इसमें एक भुजा थोड़ी छोटी हो जाती है और दूसरी थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसमें ये एल आकार का दिखाई देता है सब मेटासेंट्रिक में। तो एक भुजा इस तरीके से बड़ी हो गई है, ये सेंट्रोमियर, एक भुजा छोटी हो गई है, तो एल शेप का ये दिखाई देता है। आगे देखें एक्रोसेंट्रिक, तो इसमें एक भुजा ऐसे लंबी हो जाती है, एक भुजा छोटी होती है, तो मतलब गुणसूत्र का जो भुजाएं हैं इसमें सेंट्रोमियर एक भुजा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। तो एक भुजा तो बहुत छोटी हो जाती है, दूसरी भुजा बहुत बड़ी हो जाती है, और ये लगभग जे आकार का दिखाई देता है। और टीलोसेंट्रिक, तो इसमें सेंट्रोमियर क्या है, टर्मिनल एंड पर पहुंच जाता है, केवल एक भुजा इसमें पाई जाती है, आई आकार का ये दिखाई देता है, और मनुष्यों में ये नहीं पाए जाते इस प्रकार के टीलोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो पॉलीटीन नाम आया ना, ये थोड़ी सी एक अलग बात है, इस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैंप ब्रुस क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम है जो स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इनको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वाल्वियानी। वाल्वियानी नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा। ये चिरोनोमस कह लो या कायरोनोमस का जो लार्वा है उसकी लार ग्रंथियों में इसको खोजा था। ड्रोसोफिला के लार्वा में भी ये देखा जाता है, मतलब कीटों के लार्वा में जो लार ग्रंथि हैं उनमें ये मिलते हैं। ये विशाल मतलब जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। इनमें वाल्वियानी की रिंग्स पाई जाती हैं जहां पर एक्टिव सक्रिय आरएनए का संश्लेषण होता है। और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम हैं ये एंडोमाइटोसिस के द्वारा बनते हैं। एक प्रोसेस है एंडोमाइटोसिस, उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। इसमें होता क्या है, ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं इसमें सेंट्रोमियर से इस तरीके से अलग अलग आर्म आपको दिखाई देती हैं, इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं। एक ये इस तरीके से फूला हुआ भाग, इसको कहते हैं पफ। ठीक है, क्रोमोसोम का पफ वाला भाग, और एक ये वाला भाग, इसे कहते हैं नॉन पफ्ड। तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसमें पफ और नॉन पफ्ड भाग होते हैं। नॉन पफ्ड वाले भाग में इंटरबैंड और डार्क बैंड पाए जाते हैं, इनके बीच में इंटरबैंड होते हैं। और इसका ये जो पफ वाला भाग है, ठीक है, तो देखिए आपको यहां दिख रहा है, इसमें क्रोमोनिमेटा ये आपको इस तरीके से यहां शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा क्रोमोसोम है जाइंट क्रोमोसोम कहलाता है। इसमें इंटरबैंड, डार्क बैंड, बाल्वियानी की रिंग्स पाई जाती हैं। तो बाल्वियानी की रिंग्स बाल्वियानी ने खोजा था, इसलिए इनको नाम दे दिया बाल्वियानी की रिंग। यहाँ पर सक्रिय आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये जो विशेष प्रकार के क्रोमोसोम हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, और एक और अपन चर्चा करेंगे वो है लैंप ब्रुस क्रोमोसोम। लैंप के ब्रुस के समान आकृति का दिखने वाला क्रोमोसोम लैंप ब्रुस क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसका जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किया था कोस्टॉफ के द्वारा। विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था कोस्टॉफ। इनके द्वारा इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी, कोस्टॉफ ने। ठीक है, तो आपको बस इसमें मेनली याद क्या रखना है, वाल्वियानी की रिंग्स किसमें पाई जाती है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम के अलावा लैंप ब्रुस क्रोमोसोम भी होगा। ये विशेष प्रकार के क्रोमोसोम हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। ठीक है, देखिए दूसरा ये लैंप ब्रुस क्रोमोसोम, आपको ये संरचना दिख रही है, जैसे लैंप को साफ करने वाली ब्रुश आती है ना, जैसे एक उसमें एक्सिस होती है, ऐसे यहां से इस तरीके से ये संरचनाएं लगी रहती हैं। तो ये लैंप ब्रुश क्रोमोसोम बस इसी तरीके का तो दिखता है। इस तरीके की आपने देखा होगा ब्रुश आती है लैंप को साफ करने वाली। तो यहां पर एक तो मेन एक्सिस होती है और यहां से लूप निकले रहते हैं। ये मेन एक्सिस है, ये लूप निकला हुआ है, ये लूप निकला हुआ है, इस तरीके से ये लूप निकलते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया लैंप ब्रुस क्रोमोसोम, ये लूप आपको दिखे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये आपके क्रोमोमियर है और ये आपकी एक्सिस है। तो इसमें एक भाग ये है डीएनए का, एक भाग ये है डीएनए का, और ये आपके लूप बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो
तो डीएनए के स्ट्रैंड आपको अलग अलग दिख रहे हैं जो एक्सिस बनाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्रोमोमियर दिख रहा होगा, और क्रोमोमियर से ही तो लूप निकलते हैं, तो लूप बनते हैं इससे। तो देखिए, अब बात आती है लैंप ब्रुस गुणसूत्र को किसने खोजा था। तो अगर इसकी डिस्कवरी की बात आए तो इसे खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। और लैंप ब्रुस क्रोमोसोम नाम देने वाला वैज्ञानिक था रूकर्ट। रूकर्ट कहां मिलते हैं ये? तो ये एम्फीबियंस के ऊसाइट में पाए जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के ऊसाइट में ये पाए जाते हैं। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, सरीसृप, पक्षियों के प्राइमरी ऊसाइट में ये पाए जाते हैं। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें और याद कर लें, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके का प्रश्न इसमें से आता है। ठीक है, लैंप ब्रुस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंप को साफ करने के जैसे बनावट वाला ये दिखता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लैंप ब्रुस क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपके दो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये आपके दो विशेष प्रकार के क्रोमोसोम जिनके बारे में अपन ने चर्चा की, एक हो गए आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम जिसको इससे पहले पढ़ाए हुए थे, और ये हैं आपके लैंप ब्रुस क्रोमोसोम। आपकी कंपटीशन के हिसाब से यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। 4 पॉइंट हैं, तो आप इनको याद रख लें। ठीक है, आगे चलें। खोज करने वाले थे फ्लेमिंग, और स्ट्रक्चर के बारे में शब्द देने वाले हो गए रूकर्ट। ठीक है, अब कुछ ये प्रश्न हैं, ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहे। ठीक है, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो मैंने आपको बता दिया था, ये नाम देने वाले थे वोल्डेयर। क्रोमोसोम नाम देने वाले थे वोल्डेयर। वी आकार का गुणसूत्र कहां मिलेगा? तो आपको ये एनाफेज स्टेज में मेटासेंट्रिक, तो ये मेटासेंट्रिक प्रकार का होता है। वी आकार का जो क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक प्रकार का होता है। गुणसूत्र के सिरों को टीलोमियर के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, टीलोमियर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नहीं है लेकिन आप, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लें। गुणसूत्रों के सिरों को टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो गुणसूत्र की अगर हमें स्टडी करनी है तो मेटाफेज स्टेज सबसे अच्छी होती है। ठीक है, वाल्वियानी की रिंग्स कहां पाई जाती हैं? अभी अपन ने देखा था, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम पर वाल्वियानी की रिंग पाई जाती है, और वाल्वियानी ने ही पॉलीटीन क्रोमोसोम को खोजा था। हिस्टोन प्रोटीन में किस अमीनो एसिड की अधिकता होती है? हिस्टोन प्रोटीन की बात की जा रही है, तो इसमें आपको आर्जिनिन और लाइसिन याद रखना है। ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन। अब आप इसमें ऐसे भी याद रख लें, H1, H2A, H2V, इन तीनों में तो लाइसिन होता है। लाइसिन होता है। अब कौन कौन सी बची? तो H3 और H4, इन दोनों में आर्जिनिन होता है। आप कमेंट करके बताएंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं। केंद्र का संगठन क्षेत्र NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, कहां पाया जाता है? तो ये आपका द्वितीयक संकीर्णन है, उससे संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र प्रकार नहीं पाया जाता है? तो जो टीलोसेंट्रिक होता है वो मनुष्य में नहीं होता है। आनुवांशिक रूप से सक्रिय क्रोमेटिन को अपन यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। यूक्रोमेटिन इसका आंसर आएगा। स्पिंडल फाइबर का जुड़ाव स्थल कहां होता है? तो जो आपका प्राथमिक संकीर्णन है जहां पर सेंट्रोमियर होता है, तो सेंट्रोमियर पर प्रोटीन से बनी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। इन्हीं काइनेटोकोर के साथ क्या जुड़ता है? तो आपके स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 MCQs थे जिस पर अपन ने चर्चा की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक क्रोमोसोम के बारे में विस्तृत चर्चा अपन ने कर ली है, और ये इस तरीके की चर्चा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपन नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। और देखिए, अगर संख्या की अपन बात करें तो एस्केरिस मेगेलोसिफेला में 2 गुणसूत्र होते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में 24 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। मेगेलोसिफेला पूछे तो 2, और लुम्ब्रिकॉइडिस पूछे तो 24। ड्रोसोफिला जिसे कि हम फल मक्खी कहते हैं, फल मक्खी,
तो फल मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या 8। एपिस डोर्सेटा, एपिस डोर्सेटा अपन कहते हैं मधुमक्खी को, मधुमक्खी, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मेल में होती है n बराबर 16 और फीमेल में होते हैं 2n बराबर 32। मतलब फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल हैप्लॉयड होता है। ठीक है, तो सबसे कम आपसे अगर क्रोमोसोम पूछे जाएं सबसे कम तो एस्केरिस मेगेलोसिफेला में, और सबसे अधिक तो एंटाकैथा में पाए जाते हैं। एंटाकैथा ये रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 1600। कितनी है? 1600। अब देखिए एन और 2n ये दो टर्म आते हैं, तो जो अगुणित भाग है, अगुणित हैप्लॉइड, और एक होता है द्विगुणित, एक होता है अगुणित और एक होता है द्विगुणित। तो अगुणित को अपन कह रहे हैं जीनोम और द्विगुणित को अपन क्या कह रहे हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोम और जीनोटाइप दो टर्म आते हैं, तो आप इनको याद रखें। जीनोम क्या है, जीनोटाइप क्या है? तो गुणसूत्रों की अगुणित संख्या जीनोम कहलाती है, गुणसूत्रों की अगुणित संख्या जीनोम कहलाती है। वहीं पर गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या जीनोटाइप कहलाती है। तो जीनोम और जीनोटाइप दो टर्म हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से इस जो गुणसूत्रों की जो अगुणित संख्या है, इसको मॉर्फोलॉजिकली इसका अगर अरेंजमेंट कराया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, तो अरेंजमेंट जब इसका कराया जाता है, गुणसूत्रों की जीनोम की मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी के आधार पर व्यवस्था कैरियोटाइप कहलाती है। तो अगुणित जो भाग है जीनोम है, इसका मॉर्फोलॉजी के आधार पर अगर इसे व्यवस्थित करते हैं तो वो कैरियोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। तो अगुणित जो जीनोम है, इसको मॉर्फोलॉजी के आधार पर व्यवस्थित करना कैरियोटाइप कहलाता है। और इस कैरियोटाइप को चित्रों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? तो ईडियोग्राम कहलाता है, ईडियोग्राम कहलाता है। आप इन चीजों को भी याद रखें। ठीक है, तो जीनोम क्या है, जीनोटाइप क्या है, कैरियोटाइप क्या है, ईडियोग्राम क्या है, ये सारे टर्म ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से हमने क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम की संरचना क्या है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में इनको किस नाम से जानते हैं, कहां पाए जाते हैं, इसके टाइप क्या हैं, इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार होती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर हैं वो कैसे जाते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन ने आज चर्चा की है इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। तो आपने पूरी क्लास शिद्दत से देखी होगी और आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम से एक दो दिन पहले आप रिवीजन के तौर पर वन लाइनर नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आपको मिलते रहेंगे। तो आप संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका फायदा ले पाए। संदीपनी क्लासेस के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।